Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के 2016 के फर्स्ट पेपर का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि थ्योरी के सारे क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अब पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट क्यूट्रिक्स.in पे क्या कहते हैं 4 अप्रैल 2022 से अवेलेबल हो चुके हैं, अगर आप बीएससी सेकेंडरी कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, और क्या कहते हैं अगर आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करते हैं तो जूलॉजी के जितने भी कोर्सेज है उन सारे के सारे कोर्सेज पे क्या कहते हैं आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर प्रणय10 का यूज करते हैं। ठीक, अब जूलॉजी के कोर्सेज मतलब ये नहीं कि खाली कोर्स से रिलेटेड मतलब सिलेबस से रिलेटेड, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट, क्वेश्चनेयर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो आप जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए हमारा बैच, जो कि स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली 4 अप्रैल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। क्या कहते हैं तो इससे पहले हमने क्या कहते हैं 6 क्वेश्चन करे थे। 6 क्वेश्चन का हमारा क्या कहते हैं 6 क्वेश्चन का बी पार्ट है। ठीक है, 6 क्वेश्चन ए पार्ट में क्या था, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक तो खत्म कर दिया हमने वहां पे। अगर आपने वो अभी तक नहीं करा है तो वो वाला क्या कहते हैं इसके प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट मतलब क्या है कि अगर हम पूरा का पूरा बात करें तो ये क्या होता है 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो अराउंड हमको 100 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। 100 वर्ड्स तक इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, हालांकि मेरे लिए यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको आपने कितना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। कहते हैं कॉन्सेप्ट लिखने हैं, आपको डिटेल नहीं बताना है ज्यादा, आपको खाली उसमें कॉन्सेप्ट बताने हैं, उसके क्या कहते हैं क्या पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पेट्रीफैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पेट्रीफैक्शन बोल लेते हैं या फिर हम इसको ऐसा भी समझते हैं, इसको क्या कहते हैं पेट्रीफिकेशन। ठीक है, पेट्रीफैक्शन भी बोल सकते हैं, पेट्रीफिकेशन भी बोल सकते हैं। पेट्रीफिकेशन मतलब क्या है कि फॉसिल का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉसिल का फॉर्मेशन। तो जैसे कि जो कहते हैं पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल फॉर्मेशन, फॉसिल एक बहुत फॉसिल की स्टडी होती है ना, पैलियोंटोलॉजिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो क्या हो गया कि पेट्रीफिकेशन मतलब क्या है कि पेट्रीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि स्टोन मतलब कहते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में सेव या फिर प्रिजर्व रहना, तो उसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। जैसे कि पेट्रीफाइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलो स्टोन्ड हो जाता है वो, क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म हो जाता है वो। तो पेट्रिफिकेशन का सबसे पहला इसका मेन क्या है कि इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पेट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। अब पेट्रिफिकेशन क्या होता है, इसमें 2 प्रोसेसेस होती है। अब क्या कहते हैं इसका मेन काम क्या होता है कि हम जैसे कि सपोज कर लीजिए हमें कहीं पे कोई एक सैंपल मिल गया, कोई पैलियोंटोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उसको कहीं पे कोई सैंपल मिल गया, कोई क्या कहते हैं कहीं पे कोई चट्टान रॉक वगैरह मिल गई, उसके अंदर आपको एक सैंपल मिल गया। तो हम पेट्रिफिकेशन का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उस चीज का एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार कर सके डाउन टू द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, यानी कि सॉरी डाउन टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ताकि हम उसको ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक है, हालांकि पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस फास्ट नहीं होती है, ठीक है, बहुत स्लो होती है, बट इट कैन बी डील विद नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। मतलब हम भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, सॉरी पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं रेप्लिका, सॉरी अपना खुद का क्या कहते हैं फॉसिल बनाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिविंग या फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि सपोज यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स फाउंड इन सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग मतलब क्या है, अगर वो जमीन के नीचे दबा हुआ है, हाँ, अगर वो बेरिड है तो क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर में जो मिनरल्स है वो मिनरल्स उसको क्या कहते हैं धीरे धीरे फिल कर देंगे। जो अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल सपोज कर लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट के अंदर जितने भी पोर्स है, जितने भी टिश्यूज है, उन सारे के सारे पोर्स से क्या कहते हैं ये मिनरल्स क्या है उसके अंदर चले जाएंगे और धीरे धीरे उस पूरे प्लांट के हर एक पोर्स को फिल करते करते, हालांकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी, बट उस सारे के सारे प्लांट के हर एक पोर को फिल करते 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 मिनरल्स उसको पूरा का पूरा सॉलिडिफाई कर देंगे, मतलब क्या है पेट्रिफाइड कर देंगे।
ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम पेट्रिफिकेशन या फिर पेट्रिफैक्शन। अब क्या है कि इसके दो प्रोसेस होती हैं। अब इसको बनाने की इसमें क्या कहते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि प्री मिनरलाइजेशन। फर्स्ट होता है हमारा क्या, प्री मिनरलाइजेशन। ठीक है, प्री मिनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स फाउंड इन सराउंडिंग, तो उसी को कहते हैं हम प्री मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि पोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल filled with ग्राउंड वाटर, सॉरी ग्राउंड वाटर अभी नहीं लिखते हैं इसको, थोड़ा filled with मिनरल्स, filled with मिनरल्स। अभी मिनरल्स कहाँ पे होते हैं, जैसे कि ग्राउंड में कोई अगर बेरिड है तो ग्राउंड वाटर, आपने देखा होगा जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, हैवी होता है मतलब क्या होता है, उसमें मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर होता है। फिर क्या होता है हमारे पास, कोई लेक में है और ओशियन में है। ठीक, अब देखिए पोर्स को फिल कौन करेगा, हम यहाँ पे सारे के देखिए एक्वाटिक एरिया की बात कर रहे हैं, तो पोर्स के अंदर क्या जाएगा, कोई सॉलिड चीज तो जा नहीं सकती ना। सॉलिड चीज कब जाएगी, जब उसके वो किसके साथ जाएगी, वो वाटर, कोई उसको मीडियम मिलेगा। तो मतलब इसीलिए अगर उसके सराउंडिंग में कोई एक्वाटिक मीडियम, कोई लिक्विड मीडियम है, तभी वो पोर्स को फिल करेगा और उस लिक्विड के साथ साथ मिनरल धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर होता है, लेक होता है, फिर ओशियन में अगर कोई चीज दफनी है मतलब दबे हुए है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर ये धीरे धीरे प्री मिनरलाइजेशन होता है। मतलब जो रियल ऑर्गेनिक मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होगा, फिल हो जाएगा अदर मिनरल्स के साथ। ठीक, अब क्या है कि हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। अब ये तो समझ गए, अब ये होता क्यों है, ये होता इसलिए, सपोज कर लीजिए कोई ऐसा कोई एनिमल है, फिर कोई ऐसा प्लांट है जो ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो क्या हुआ, जमीन में बेरिड हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, अंडरग्राउंड हो गया। अब अंडरग्राउंड होने के बाद क्या है, अब उसको कहीं पे जाने की कोई जगह नहीं। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके जो रियल पार्ट होते हैं, रियल बॉडी पार्ट होते हैं, उसमें जो पोर्स होते हैं, वो पोर्स में क्या कहते हैं, सराउंडिंग का क्या कहते हैं, पानी जो होता है वो धीरे धीरे सपोज कर लीजिए उसके अंदर जा रहा है। अब वो उसके अंदर जा रहा है तो पानी के साथ साथ जो एक्सेस मिनरल्स है वो भी उसके अंदर चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जाने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो पूरा का पूरा सारे के सारे पोर फिल्ड अप हो गए और वो क्या हो गया, सॉलिडिफाइड हो गया, पेट्रिफाइड हो गया। ठीक है, और वो क्या होगा, अब प्रिजर्व हो जाएगा फॉर अनदर। अब जैसा वो क्या कहते हैं, इट्स लाइक बोन्स हो गए, शेल्स हो गए, तो ये ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों के लिए रहते हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यूज की बात करें तो वो कम टाइम के लिए रहते हैं, बट वो होते पेट्रिफाइड हो जाते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो दे बिकम फॉसिल्स। अब क्या है कि जब ये ग्राउंड वाटर लेक ओशन से चला गया, ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है सिलिसाइजेशन और एक है पायरेटाइजेशन। सिलिसाइजेशन में क्या होता है, सिलिका का रोल होता है, एक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिलिसाइट, ओहो इसको हम सिलिसाइजेशन होगा ना हमारा। ठीक है, एक होता है सिलिसाइजेशन, मतलब क्या है कि ऐसे बात कर लीजिए कि इसमें क्या होता है, सिलिका का रोल होता है, सिलिका फिल करता है। अब ये कहां पे होता है, जैसे कि हमारे फ्लड प्लेन्स हो गए, ठीक है, फ्लड प्लेन्स हो गए, या फिर क्या कहते हैं वोल्केनिक एशेस में हमारे क्या कहते हैं, ये बेरिड हो गया कोई एनिमल, तो वो उसमें क्या होता है, ये वाली प्रोसेस होती है जो कि है हमारी सिलिसाइजेशन, वोल्केनिक एशेस। ठीक हो गया। तो प्रीमिनरलाइजेशन में क्या होता है हमारा कि पोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फिल्ड विद मिनरल्स, और मिनरल्स कहां से मिलते हैं, इसको ग्राउंड वाटर और लेक और ओशन से मिलते हैं। ठीक है, इसमें सिलिसाइजेशन होता है और एक पायरेटाइजेशन होता है। पायरेटाइजेशन, ठीक है, पायरेटाइजेशन में क्या होता है, ये आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर इसके पोर्स को, मतलब इसमें जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स है उसमें क्या कहते हैं, आयरन एंड सल्फर का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और अप टू मान लीजिए 80 to 90% ये होते हैं। अदर मिनरल्स भी होते हैं बट उसमें क्या होता है, ये दोनों चीजें ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको उनके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है।
पैलेटाइजेशन इसलिए किया जाता है कि क्या आयरन होता है, सिलिसाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि सिलिका होता है, और 80 to 90% ऑफ मिनरल्स ये होते हैं, इसलिए इनको इनके नाम के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करी गई है। ठीक है, तो प्री मिनरलाइजेशन यहाँ पे हम समझ गए। अब प्री मिनरलाइजेशन के बाद क्या होता है कि हमारा रिप्लेसमेंट होता है। हमारा इसके बाद क्या आता है, रिप्लेसमेंट। प्री मिनरलाइजेशन यहाँ पे समझ गए। अब प्री मिनरलाइजेशन के बाद क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जब प्री मिनरलाइजेशन हो जाता है, प्री मिनरलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर प्री मिनरलाइजेशन, आफ्टर प्री मिनरलाइजेशन, ठीक। अब आप ये प्रोसेस कब होती है, प्री मिनरलाइजेशन के बाद होती है, आफ्टर प्री मिनरलाइजेशन। प्री मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो टिश्यूज है, पोर्स filled with minerals containing water, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया, ओशन वाटर हो गया, तो मतलब कि जो पोर्स फिल्ड विद मिनरल्स कंटेनिंग वाटर, ठीक है। अब उनमें से क्या होता है कि वाटर, वाटर पार्ट ऑफ द पोर्स is being replaced by minerals। मतलब क्या होता है, प्री मिनरलाइजेशन में क्या होता है, हमारा मिनरल्स इकट्ठा होने लगता है, एंड रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब पानी जाती है, जो पानी उसके अंदर एंटर करता है, तो वो पानी अब उसको रिप्लेस, अब वो पानी रिप्लेस होता है धीरे धीरे मिनरल्स से। ठीक है, मतलब धीरे धीरे पूरा पानी निकल जाता है। तो इसलिए प्री मिनरलाइजेशन के बाद रिप्लेसमेंट होता है, और रिप्लेसमेंट के जब एंड होती है पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट, तब एंड होती है जब पूरी की तरह सारे के सारे पोर क्या कहते हैं, पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर पार्ट ऑफ द पोर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स एंड the complete petrified fossil, oh sorry, fossil being formed। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एंड द कंप्लीट पेट्रिफाइड फॉसिल बीइंग फॉर्म्ड। जब ये यहां पे वाटर पार्ट, पोर्स के अंदर का वाटर पार्ट क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है मिनरल्स के साथ, तो अब क्या होता है कि कंप्लीट पेट्रिफाइड फॉसिल जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास दो स्टेप्स हो गए पेट्रिफिकेशन के। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि ज्यादा डिटेल में हमने यहाँ पे नहीं जानना है, हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट जानने हैं, हमने खाली इसकी स्टडी करनी है। आपको डिटेल में जानना है तो हमारे लेक्चर मैंने पहले ही बता रखा है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बता रखा है कि आपने क्या करना है, हमारे वेबसाइट qtix.in पे जाना है, आपको वहां पे सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, तो इसी के साथ हमारा कहते हैं पेट्रिफिकेशन, जो कि 100 वर्ड्स के अंदर था, वो हमने क्या कहते हैं कंप्लीट कर दिया। शॉर्ट नोट्स था तो शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग हमने लिया। अब क्या है कि जीवाश्मों का उम्र आकलन या फिर एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल। अब देखिए फॉसिल्स का एज डिटर्मिनेशन बड़ा ही कॉमन टॉपिक है फॉर पैलियोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। तो एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल मतलब क्या होता है कि जिसकी फॉसिल रिकॉर्ड, अभी हमने बताया कि पेट्रिफाइड फॉसिल कैसे बनता है, पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, फॉसिल कैसे बनता है। अब वो फॉसिल कब बना, किस टाइम में बना, तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एज डिटर्मिनेशन के मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहले जो एक मेथड आता है उसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या फिर स्ट्रेटिफाइड स्टडी। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन या फिर स्ट्रेटिफाइड स्टडी जो भी कर लेते हैं आप, स्ट्रेटिफिकेशन लिख देता हूं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ पाए। स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, सपोज कर लीजिए कोई रॉक है, कोई आपको क्या कहते हैं कहीं पे चट्टान मिल गई कोई आपको बड़ा सा, तो उसमें क्या होता है कि रॉक्स पे होती है लेयर्स। ये सपोज कर लीजिए लेयर्स है। ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। अब ये क्या हो गया, हमारे रॉक्स के सपोज कर लीजिए लेयर है। ठीक है, रॉक ऐसे बन गया। ठीक है, ये हमारा रॉक बन गया।
अब हमने क्या करना है कि हमको पता है कि हर एक लेयर धीरे 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 आई है, तो जो ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर के बाद आई। ठीक है, यहां तक समझ लेते हैं। तो जो यहां से हरे गए, तो फर्स्ट लेयर सबसे न्यूस्ट लेयर कौन सी होगी? फर्स्ट लेयर होगी। उसके पुरानी कौन सी होगी? सेकंड लेयर होगी, फिर थर्ड लेयर होगी। तो जब सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक आइडिया लगाया कि ये वाला अराउंड सपोज कर लीजिए 500 ईयर्स वाला है हमारा, जो सॉरी जो थर्ड वाला है ये क्या है हमारा? 500 ईयर्स वाला है, जो थर्ड लेयर ऑफ रॉक्स है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे होता है कि स्ट्रेटिफाइड मतलब कहते हैं लेयर्ड स्टडी, लेयर की स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कहते हैं थर्ड वाला जो अगर 500 ईयर्स है, तो सेकंड वाला क्या होगा? ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं उसके बाद आई है, तो क्या कहते हैं ये 500 ईयर्स से कम होगा, है ना? जो सेकंड वाला होगा, सेकंड स्ट्रेटिफाइड है, तो उसकी एज क्या होगी? 500 ईयर से कम होगी। और वैसे ही एकदम सिंपली क्या होगा, वैसे अगर हम बात करें, जो फोर्थ वाला है वो ऑटोमेटिकली 500 ईयर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटिफिकेशन मेथड। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो स्टेटास है, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं चट्टान है, रॉक्स वगैरह है, उसमें क्या कहते हैं हम, जो स्टेटास है, स्टेटा बनते होंगे, तो स्टेटास को क्या कहते हैं हम स्टडी करते हैं, एक सिंगल स्टेटा की स्टडी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे रिलेटिव एज स्टडी, तो इसमें क्या कहते हैं हम रिलेटिव एज स्टडी भी कर लेते हैं, जिसे रिलेटिव एज स्टडी ऑफ स्टेटास। ठीक है, तो रिलेटिव एज स्टडी ऑफ स्टेटास। अब इस सपोज के लिए इस स्टेटा पे कोई एक फॉसिल मिला हमको, ठीक है, और एक फॉसिल हमको इस स्टेटा में मिला। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों की जो क्या कहते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारा क्या है, ऑलमोस्ट सेम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि कुछ हद तक इनकी क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप लेवल पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या कहते हैं सिमिलैरिटी होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इस एरा में जो हमारे एनिमल थे, वो हमारे इस एरा में भी थे। तो इससे क्या होगा, हमारे रिलेटिव स्टडीज हम पता लगा पाएंगे कि ये जो एनिमल है ये पूरे इस दौर तक चले। ठीक है, तो इनका हमने क्या कर दिया, एक रेंज पता लग गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन मेथड से हम क्या करते हैं रिलेटिव स्टडी की रिलेटिव एज स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एक हमारा जो बेसिक मेथड है जिससे हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये 500 ईयर्स का है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम रेडियोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, रेडियोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो रेडियोमेट्रिक मेथड क्या होता है कि हम क्या कहते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं, जो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनको उनकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग हम उनके क्या कहते हैं किसी फॉसिल का एज डिटरमाइन करते हैं। और इसमें क्या होता है एक्यूरेसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं हम खाली यही पता लगाते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है हम ये पता लगाते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया, कौन इससे पहले था कौन इससे पहले था, या फिर ये सभी में था। ठीक है, बट इन केस ऑफ रेडियोमेट्रिक मेथड में करते हैं हम प्रॉपर फॉसिल का परफेक्ट जो कहते हैं परफेक्ट एज डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियोमेट्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड जो हम क्या कहते हैं, एक होता है हमारा सबसे पहले इसमें कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। देखिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक होता है हमारा कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड जो होती है उसका रेंज क्या होता है 1 ईयर से कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है उसका होता है रेंज क्या होता है 1 ईयर से 70,000 ईयर तक होता है। ठीक है, 70,000 ईयर तक होता है। अब क्या है कि जब हम बात करें कार्बन डेटिंग मेथड, मतलब हम उन्हीं क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर उन्हीं फॉसिल्स के परफेक्ट एज हम बता सकते हैं जिनमें क्या कहते हैं जिनकी एज क्या है 70,000 से कम है, 70,000 ईयर से कम है। अब इनमें क्या कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड क्या कहता है कि इसमें क्या कहते हैं हमारा 14C आइसोटोप होता है जो कि कन्वर्ट होता है हमारा 14N आइसोटोप में, और ये क्या होता है हमारा रेडियो एक्टिव होता है ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं इनमें स्टडी किसकी की जाती है, जिनमें क्या कहते हैं हमारे कार्बन मिलते हैं, फिर हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल।
ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक क्या क्या है हमारे, क्या कहते हैं, जैसे सिंपल क्या कहते हैं, जो भी प्लांट मिल गया, फिर कोई कहते हैं एनिमल का क्या कहते हैं रिमेनिंग मिल गया, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हुए हमारे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल की एज के लिए हम क्या कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड का यूज कर लेते हैं अगर वो 70,000 ईयर से कम है। ठीक है, अब क्या है कि रेडियोटिव मेथड, अब मैं थोड़ी इसका क्या कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड का बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई यहाँ पे हमारा एक, ओह सॉरी, ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसा है कुछ, एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि 14C कन्वर्ट्स इनटू 14N। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे एट द टाइम यहाँ पे 100% कार्बन है, यहाँ पे 50% है और यहाँ पे 0% है। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप हम यहाँ पे लिख सकते हैं, परसेंट रेडियोएक्टिव कार्बन। ठीक है, परसेंट रेडियोएक्टिव कार्बन, तो 100% है, 50% है, 0% पे है। जब 100% पे होगा तो इसके कंपैरिजन में 14N क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा 14C ने लग के खाली यहाँ पे, अब देखिए ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है हमारा रेडियोएक्टिव आइसोटोप ये कन्वर्ट होगा हमारे क्या कहते हैं N में, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट नहीं है। ठीक है, तो जब ये 100% पे है। ठीक है, बट इन केस ऑफ 50, जब कार्बन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कार्बन रेडिएट होने लगा, वो क्या कहते हैं डिके होने लगा, तो इसका डिकेइंग रेट जो होता है, कार्बन का डिकेइंग रेट की बात करें तो उसका हाफ लाइफ होता है क्या कहते हैं 5730 ईयर। ठीक है, 5730 ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका जो हाफ लाइफ होता है क्या होता है 5730 ईयर। अब जब 100% से 50% पे आ गया, ठीक है, तो इस टाइम पे एट दिस पॉइंट क्या हुआ, कार्बन का अमाउंट, रेडियोएक्टिव कार्बन का अमाउंट इज इक्वल टू 14N। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या कहते हैं हम क्या बात करेंगे कि एट दिस पॉइंट एज ऑफ द फॉसिल इज 5730 ईयर। अब ये हमारा एक हाफ लाइफ इसने कंप्लीट कर लिया। अब जब 50% पे है तो इसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ कहां पे आएगी, 25 पे आएगी, 25% पे आएगी। तो 25% सपोज ये यहां पे है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा कि कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन 3 गुना ज्यादा होगा वहां पे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 3 गुना ज्यादा होगा तो क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे बात करें हम कार्बन का अमाउंट बात करें तो ये होगा अराउंड 1C और ये होगा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3C इक्वल टू 1N। ठीक है, मतलब क्या है कि N का जो क्या कहते हैं अमाउंट होगा, N नाइट्रोजन का अमाउंट होगा, वो क्या कहते हैं कार्बन के अमाउंट से 3 गुना होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे ना लिख के, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 25% अब हमारा क्या बचा, कार्बन बचा, और 75% क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इस एरिया में क्या हो गया हमारे 50% कार्बन एंड 50% नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब इस टाइम पे एज क्या होगी हमारी, अब देखिए यहाँ पे जो 50% पे हमारी एज थी 5730 ईयर्स, अब इस टाइम पे अगेन एक हाफ लाइफ चली, तो अगेन हाफ लाइफ कितने हैं हमारी 5730। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा 5730 मल्टीप्लाइज बाई 2 इज इक्वल 06411, तो 11460 ईयर अब इसकी क्या कहते हैं उस फॉसिल की एज होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड हम ऐसे ही करते हैं। जितने भी रेडियोमेट्रिक मेथड्स है वो सारे के सारे हाफ लाइफ पे ही बेस्ड होते हैं, और उनका जो क्या कहते हैं हम कैलकुलेशन है वो इसी मेथड पे होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम मैंने अभी कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड है, तो इसको किसने दिया था, विलार्ड लिवी ने दिया था, WF लिवी जिसको कहते हैं आप ऐसे में नाम जान सकते हो। तो बिलार्ड एफ लिवी थे, उन्होंने कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड दी थी। ठीक है, और कार्बन डेटिंग मेथड मतलब क्या है, उन्होंने कि कार्बन के डिकेइंग रेट को क्या कहते हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इसके अलावा जो कार्बन डेटिंग मेथड है, कार्बन डेटिंग मेथड आपने यहाँ पे समझ लिया, सेम जितने भी एक हमारा और एक मेथड आता है वो क्या होता है पोटेशियम आर्गन मेथड होता है। ठीक है, पोटेशियम आर्गन मेथड होता है।
तो पोटेशियम आर्गन मेथड में क्या होता है, इसका जो क्या कहते हैं रेंज होता है, पोटेशियम आर्गन मेथड का रेंज होता है वो कहते हैं 1000 ईयर से लेके बिलियंस ऑफ ईयर तक होते हैं, बिलियन ईयर तक होते हैं। ठीक है, और इनका क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसको चेक करते हैं, ये पोटेशियम से आर्गन कन्वर्जन को चेक करते हैं। 40K से 40 आर्गन तक इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जन रेट चेक करते हैं। ठीक हो गया, यहां तक हम समझ गए। तो पोटेशियम टू आर्गन जो मेथड है वो क्या है, 1000 ईयर से लेके बिलियन ईयर के बीच का जो क्या कहते हैं हमारे फॉसिल्स है, उनके एजिंग के लिए हम यूज में लाते हैं। ठीक है, और इसको किसने दिया था, इनको दिया था हमारे A.O. नियर ने दिया था। और इनका जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन है वो सिमिलर है, ऐसा ही है इसका। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, पोटेशियम से आर्गन बनता है एंड आर्गन से कैल्शियम बनता है। ठीक है, ये चीज रखिएगा, 40K 40 आयरन 40 कैल्शियम, ठीक है 40 Ca। अब इनका भी कन्वर्जन रेट कैसे निकालते हैं हम, जैसे इनमें निकाला हमने क्या कहते हैं, जब 50% हो गया तो हाफ लाइफ इसने पोटेशियम ने यूज कर लिया। ठीक है, अब जब क्या कहते हैं फिर से क्या कहते हैं हम, अब इन तीनों का रेशियो जब निकालते हैं, इसमें क्या कहते हैं हमने कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो के अकॉर्डिंग हमने एजिंग करी है, इसमें क्या करते हैं हम पोटेशियम आर्गन एंड कैल्शियम के रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसकी एजिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या है, पोटेशियम आर्गन मेथड के बाद एक मेथड और है हमारे पास। ठीक है, पोटेशियम आर्गन मेथड के बाद क्या है हमारे एक पीबी नहीं बोलते हैं हम इसको बोलते हैं यूरेनियम लेड मेथड। यूरेनियम लेड मेथड किसने दिया था सबसे पहले, इसको बोल्टवुड ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, बोल्टवुड ने क्या कहते हैं लेड मेथड इसको बोलते हैं, हम क्या कहते हैं लेड मेथड बोलते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, बोल्टवुड ने करा था, अराउंड 1905 में 5 समथिंग में करा था इन्होंने। ठीक है, तो वो मैं कंफर्म नहीं हूं तो उसमें कहते हैं अभी उसमें डिटेल में जाते हैं, खाली इसमें ये पढ़ते हैं कि इसको किसने दिया था, बोल्टवुड ने दिया था। बोल्टवुड ने क्या करा था, क्या कहा था कि यूरेनियम से क्या कहते हैं लेड कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं हमारे, क्या होता है एक यूरेनियम 235 होता है, ठीक है, और एक यूरेनियम 238 होता है। इसका जो हाफ लाइफ होता है, डिकेइंग रेट अगर बात करें पीबी में, तो क्या होता है अराउंड 4.7 बिलियन ईयर होता है, बिलियन ईयर होता है। वहीं अगर इसकी बात करते हैं क्या होता है पीबी में, एक होता है हमारा अराउंड 700 मिलियन ईयर होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये दो हमारे मेथड्स हैं। अगर कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूरेनियम का 238 वाला है, 238 आइसोटोप वाला है, तो क्या कहते हैं वो लेड में जब कन्वर्ट होगा, तो व्हेन देयर इज अ इक्वल अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 is equal to lead, then it is almost 700 million year. While जब 235 वाला लेड में कन्वर्ट होगा तो उसकी एज क्या होगी 4.7 बिलियन ईयर। इसका जो मिनिमम, इसका जो रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 10,000 ईयर से लेके बिलियन ईयर तक, बिलियंस ऑफ ईयर तक बात कर लेते हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मोस्टली क्या कहते हैं हमारे जो हमने क्या कहते हैं जो इयॉन्स है, हम अभी कौन सी इयॉन में है, फेरेंजोइक आयरन में है। ठीक है, इसके पहले हमारे पास प्रोटेरोजोइक आयरन था। ठीक है, तो इन सारे इयॉन्स की भी एजिंग हम इसमें कर लेते हैं। हमें कैसे पता है कि प्रोकैरियोट्स कब आए, है ना, तो हमको ऐसे पता है, इन सब मेथड से हमको पता है। तो इसको किसने दिया था, हमारे बोल्टवुड ने दिया था। अब यूरेनियम लेड मेथड का भी और एक क्या होता है कि यूरेनियम सीरीज मेथड होती है, फिर इसको बोलते हैं हम हीलियम डेटिंग मेथड। ठीक है, हीलियम डेटिंग मेथड ये भी यूरेनियम सीरीज की मेथड होती है, और इसमें क्या होता है जो कहते हैं 235 यूरेनियम है आइसोटोप, 238 यूरेनियम है आइसोटोप एंड 238 थोरियम है आइसोटोप। ठीक है, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और इसकी भी हाफ लाइफ होती है अराउंड 4.25 बिलियन ईयर। ठीक है, क्या कहता है कि जब ये यूरेनियम 235, 238 थोरियम ये सारे के सारे डीके होने लगते हैं, तो क्या होता है ये डीके होके किस में कन्वर्ट होते हैं, जब हीलियम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं।
ठीक है। एक तो होता है उधर हमारा लेड, ठीक है, एक होता है हमारा हीलियम। जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो हीलियम में कन्वर्ट से क्या होता है, जो उसका अगर मान लीजिए कोई हमारा पास ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है और क्या कहते हैं उसके अंदर स्टोर होने लगता है वो चीज, उसको क्या कहते हैं ज्यादा टाइम तक उसको मजबूती देता है, ज्यादा टिकाऊ बनाता है, तो फॉसिल ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर लेता है। अब क्या है कि हीलियम डेटिंग मेथड में क्या कहते हैं अराउंड 4.25 बिलियन ईयर की बात कर रहे हैं, इसका हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसके स्टार्टिंग होता है तो अराउंड 20,000 ईयर से स्टार्ट होता है, जो कहते हैं स्टार्टिंग की बात करें, ठीक है। तो 20,000 ईयर से लेके 4.25 बिलियन ईयर तक हम क्या कहते हैं, मतलब अगर 20,000 से कोई कम एज का है तो हम उसमें उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं वहां पे नोट ही नहीं कर पाएंगे, वो इतना माइन्यूट सा हुआ होता है अगर 20,000 ईयर से पहले। जैसे कि कार्बन में क्या होता है, कार्बन डेटिंग मेथड में मैंने क्या कहा कि 70,000 से कम होगा तो, सॉरी 70,000 से ज्यादा होगा तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे कार्बन का जो डिकेइंग है वो बहुत ही स्लो रेट में होता है, फिर उसको हम कहते हैं कैलकुलेट नहीं कर पाते। सेम इसमें हीलियम डेटिंग मेथड में भी होता है, या फिर यूरेनियम डेटिंग मेथड की बात कर ले, या फिर इससे पहले मैंने कौन सा कहा था, पोटेशियम ऑर्गन मेथड का बात करी थी। तो वो इन सारे में क्या होता है कि इनका जो रेंज है, मिनिमम रेंज है, तो क्या कहते हैं यूरेनियम लेड में 10,000 है, उसमें 1,000 है, इसमें 20,000 है। तो इससे पहले अगर हम आप उसमें कहते हैं स्टडी करने जाते हो तो क्या कहते हैं आपको वहां पे मिलेगा ही नहीं, उसको कोई कहते हैं आप उसको नोट ही नहीं कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहते हैं यूरेनियम लेड मेथड होगा, हीलियम डेटिंग मेथड होगा, ठीक है। ये हम मैं यहाँ पे देखिए इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होती है, एज डिटर्मिनेशन के, फॉसिल एज डिटर्मिनेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इल्यूमिनेशन मेथड आएगा, न्यूक्लियर मेथड होगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं हमारा एक मैग्नेटोस्पेक्ट्री मेथड भी आती है, ठीक है। तो इन सारे मेथड के बारे में हमको नहीं घुसना है, हमको अभी क्या कहते हैं मेजर 4 मेथड करने हैं, ठीक है। तो हमने यूरेनियम सीरीज कर ली, पोटेशियम आर्गन मेथड कर लिया, कार्बन डेटिंग मेथड कर लिया। अब ये कहते हैं एक फिजन ट्रैक मेथड होता है, फिजन ट्रैक मेथड होता है, ठीक है। फिजन ट्रैक मेथड में क्या होता है कि फिजन ट्रैक मेथड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, या फिर क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, एक क्या होते हैं डैमेज्ड बाय रेडिएशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम यूरेनियम, ठीक है। हम इसको ट्रैक करके हम इसके कहते हैं फिजन ट्रैक मेथड से कहते हैं ए डिटर्मिनेशन करते हैं। तो डैमेज्ड बाय रेडिएशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम यूरेनियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो भी है वो क्या कहते हैं जब यूरेनियम से क्या कहते हैं डैमेज हो जाता है, यूरेनियम लेड से डैमेज हो जाता है, तो कहते हैं हम उसको ट्रैक करें। अब हम देखिए यूरेनियम लेड को नहीं ट्रैक कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं उसके डैमेज को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो डैमेज को ट्रैक करके भी हम क्या कहते हैं उसके एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये किन में होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किन में होता है, जिनमें क्या कहते हैं हमारा यूरेनियम डिकेइंग हो रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर यूरेनियम मटेरियल हो, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं यूरेनियम मटेरियल हो, एंड इसका क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर हो। इसका रेंज क्या होता है हमारा 10,000 ईयर से लेके बिलियन ईयर तक, सेम है क्योंकि यूरेनियम है, यूरेनियम के ही डिकेइंग की बात कर रहे हैं हम, तो यूरेनियम डिके होगा तभी होगा। तो इसका जो क्या कहते हैं एजिंग होती है वो क्या होता है 10,000 ईयर से लेके बिलियन ईयर तक होता है। तो फ्यूजन ट्रैक मेथड के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। अब इसके बाद देखिए हमारा पेट्रिफिकेशन भी हो गया और एज डिटर्मिनेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जो कि है क्या कहते हैं फॉसिल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब देखिए फॉसिल्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में क्या कहते हैं हमको लिखना है बहुत सारा। आपने क्या करना है, अगर फॉसिल्स अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है तो सही है, ठीक है, ये देखा तो बता दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है फॉसिल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो फॉसिल्स क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि फॉसिल्स व्हाट आर द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है हमारे रिमेनेंट्स। हमने थोड़ी देर पहले पेट्रिफिकेशन बताया फॉसिल्स कैसे बनते हैं, तो वही फॉसिल्स होता है, क्या होता है रिमेनेंट्स होता है, रिमेनिंग जो होता है आफ्टर डेथ जो प्रिजर्व रह जाते हैं प्रीमिनरेशन रिप्लेसमेंट के थ्रू जो प्रिजर्व रह जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे फॉसिल्स बन जाते हैं। अब रिमेनेंट्स क्या होता है हमारे जो रिमेनिंग, वही तो हुआ ना जो प्रिजर्व रह जाता है, रिमेनिंग कौन रह रिमेन कौन रह जाएगा लास्ट तक, जो प्रिजर्व रह जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनेंट्स होते हैं तो ये रिमेनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब क्या है जैसे कि रॉक्स वगैरह हो गए, इनऑर्गेनिक मैटर।
रिमेनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स, फिर रिमेनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होता है, ये होते हैं हमारे। अब फॉसिल्स में क्या कहते हैं, एक बात आती है कि ये, अब ये तो समझ गया फॉसिल्स क्या होता है, यहाँ तक हमने समझा, क्योंकि हमने पेट्रीफिकेशन में एक बार बता रखा है, मैंने वहां पे एक बार समझा रखा है आपको। तो बार बार एक चीज समझाने के खाली क्या करते हैं, बार बार एक चीज रिपीट होती रहेगी, वो नहीं करते। आप कहते हैं फॉसिल्स के टाइप से चले जाते हैं कि फॉसिल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए फॉसिल्स के टाइप की अगर बात करें, जो पेलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, तो पेलेंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स स्टडी में क्या कहते हैं, दो चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा टाइप होता है, बॉडी टाइप। बॉडी टाइप फॉसिल्स मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट एनिमल हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और एनी इंसेक्ट, ठीक है, और इंसेक्ट। तो इन सब में क्या होता है, हमारा जो बॉडी टाइप होता है, बॉडी टाइप में क्या होता है, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट या फिर कोई भी कहते हैं शेल वगैरह होते हैं, तो बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं। जब बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं तो हम उनकी स्टडी करते हैं, उन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो बॉडी टाइप फॉसिल्स में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिज्म के क्या कहते हैं, बॉडी को स्टडी करते हैं। तो पेलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन बॉडी टाइप वाले फॉसिल्स की ज्यादा स्टडी करते हैं, वो ज्यादा इनको कहते हैं, इन पे ज्यादा दिलचस्पी इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब बॉडी टाइप के अलावा, बॉडी टाइप से क्या पता चलता है हमारा, क्या कहते हैं, बॉडी टाइप की स्टडी क्यों करते हैं। अब देखिए बॉडी टाइप के अलावा बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन बॉडी टाइप पे इंटरेस्टिंग क्यों होते हैं, इंटरेस्टेड क्यों होते हैं वो, क्योंकि ये प्लांट या फिर जो बॉडी टाइप होता है, प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, ये क्या करते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। अब देखिए इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसके साथ साथ देखिए फॉसिल क्या होता है, इसके साथ साथ मैं सिग्निफिकेंस भी बता रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है कि हमें पता लगाता है कि उस टाइम, फिर जिस एज से ये फॉसिल बिलोंग करता है, उस टाइम पे वहां पे जनरली कैसे एनिमल्स रहते थे। इससे क्या होता है कि किस दौर में, किस एज में कौन से एनिमल आए, कब कौन सी चीज का इवोल्यूशन हुआ, कब कौन सी चीज इवोल्यूशन में गायब हो गई। ऐसी चीज होती थी इवोल्यूशन में गायब हो गई। अब ह्यूमन ने तो डायनासोर देखे नहीं, तो हमको पता कैसे चला, हमको पता चला बॉडी टाइप ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स में क्या होता है कि हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम जब फॉसिल की स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारे एंसेस्ट्रल स्टडी हो जाती है, बहुत सारे एडेप्टेशंस आए होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने को मिल जाता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं उनका हैबिटेट पता चलता है, फिर नेचर बाय मीन्स क्या कहते हैं, वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, ठीक है, एग्रेसिव वाले हैं, ठीक है, टॉक्सिक वाले हैं। ठीक है, ये होता है नेचर की बात करें, जब मैं नेचर की बात कर रहा हूँ तो ये होता है। ठीक है, तो बॉडी टाइप से हमारे ये सारी चीजें पता चलती है। फिर सेकंड में हमारा जो क्या कहते हैं, पेलेंटोलॉजिस्ट जो इंपॉर्टेंस देते हैं, वो क्या होता है, ट्रेस फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेस फॉसिल्स क्या होता है, ट्रेस फॉसिल्स क्या होता है कि ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग मेथड है। तो जहां जहां से सपोज कर लीजिए कि कोई एक हमारा एनिमल चला है जहां से, फिर उसने कुछ खाया है, ठीक है, तो उसके कहते हैं फीसेस वगैरह, कॉप्रोलाइट्स जिसे बोलते हैं, ट्रैकिंग मेथड होती है। ठीक है, तो ट्रैकिंग एंड बरोइंग। तो ट्रैकिंग एंड बरोइंग मतलब होता है कि हम इस रेंज से, सपोज कर लीजिए कोई किसी जगह पे हमारा क्या कहते हैं, एक एनिमल है, वो वहां से ट्रेवल करके सेकंड पोजीशन बी में चला गया। ठीक है, तो इसके बीच में ट्रैक्स आए होंगे। ठीक है, तो अब जब ट्रैक्स को रीड करते हैं तो मतलब क्या कहते हैं, हम इसके क्या कहते हैं, जनरल इंटरेस्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ट्रैकिंग और बरोइंग मेथड के बारे में भी पढ़ते हैं। बॉडी टाइप से पता लगा सकते हैं कि उसकी वो कैसा था, और ट्रेस फॉसिल से पता लगाते हैं वो क्या क्या करता था। कैसा था हमको पता है, अब वो क्या करता था, कैसे जीता था वहां पे। तो ट्रेस फॉसिल हमको क्या करता है, ये बताता है कि वो उस वहां पे अपना सर्वाइव कैसे कर रहा होता है। ठीक है, तो ट्रेस फॉसिल के साथ साथ ट्रेस फॉसिल में क्या करते हैं, एक कॉप्रोलाइट्स करते हैं, कॉप्रोलाइट स्टडी करते हैं। कॉप्रोलाइट मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे फीसेस है, जैसे कि हमारे कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, सदियों से क्या कहते हैं वो उसके अंदर दबे हुए हैं, क्या कहते हैं, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब जब उनकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें क्या कहते हैं, उसके फूड का ही तो वेस्ट होता है ना। तो जब वेस्ट को हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इसका फूड कैसा था, ये कैसे जीते थे वहां पे। ये क्या कहते हैं हमारे, अब मैंने हमें बताया नेचर के बारे में बताया मैंने, कार्निवोरस थे, हर्बीवोरस थे। ठीक है, अब इसके बाद में कहते हैं प्रीडेटरी वाले थे। ठीक है ना, प्रीडेटर भी होते हैं। ठीक है, कुछ प्रीडेटर होते हैं, कोई प्रे होता है। तो कॉर्पोलाइट से क्या होता है, हमारा पता चलता है कि उनका जो क्या कहते हैं फीडिंग नेचर था वो कैसा था, या फिर क्या कहते हैं फीडिंग, वो क्या कहते हैं फीडिंग करते थे तो वो किस पे जीते थे, वो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे।
ठीक है। तो अगर हम इसके फीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, अगर हम क्या कहते हैं फीचर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो ये लोग यहाँ पे रहते थे, सपोज के लिए ये वाला है, तो इस एरिया का जो क्या कहते हैं हमारा अदर जैसे कि है, अब वो खाएगा कुछ तो खाएगा, अगर वो प्लांट खा रहा है तो प्लांट के बारे में पता चलेगा। अगर वो एनिमल क्या कहते हैं अगर वो कहते हैं कार्निवोरस है तो क्या कहते हैं उससे स्टडी रहेगी, क्या कहते हैं वो किस टाइप के एनिमल में फीड कर रहा होता है। तो फिशेस का हमारा स्टडी इसलिए यूज होता है। तो ट्रेस फॉसिल्स एंड बॉडी टाइप फॉसिल्स हमारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ज्यादा उस पर कहते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बॉडी टाइप फॉसिल एंड ट्रेस टाइप फॉसिल्स के अलावा भी हमारे पास फॉसिल्स होते हैं जो कि पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इसके बाद कहते हैं मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, मोल्ड्स क्या होता है कि सिंपल जैसे कि कोई शेल वगैरह है तो शेल का कोई टुकड़ा वगैरह रह गया। ठीक है, तो मोल्ड्स टाइप में क्या होता है हमारे शेल वगैरह के कोई टुकड़े रह गए, या फिर कहते हैं बोन्स का कोई क्या कहते हैं एक मोल्ड बनकर रह गया। ठीक है, और मोल्ड के बाद क्या होता है एक कास्ट आती है। ठीक है, मोल्ड्स का ही एक अपर रूप होता है कास्ट। मोल्ड्स क्या होता है कि कोई खोखली जगह रह गई, लेकिन कास्ट में कहते हैं उस खोखली जगह को नेचर ने फिर से फिल कर दिया, तो उसका जो डाउन टू द माइक्रोस्कोपी लेवल वो दोबारा से वैसा ही बन गया। तो मोल्ड्स में क्या होता है कि वो जगह खाली जैसी रहेगी। सपोज कोई शेल है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कोई जगह है, ये जगह है और इसके अंदर ये हमारा मोल्ड है, मतलब यहाँ पे खाली स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं एक एनिमल ट्रैप था, अब धीरे 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 वहां से क्या कहते हैं गायब हो गया। तो मोल्ड में क्या होता है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये क्या है हमारा मोल्ड हुआ। अब जब ये ब्लैंक स्पेस को क्या कहते हैं नेचर ने इसको फिल कर दिया, तो वो चीज क्या हो गई हमारी कास्ट हो गई। ठीक है, अब नेचर ने क्या करा, इसके अंदर मिनरल्स डाले, कुछ डाले। ठीक है, और इसके अंदर तो सारी की सारी इम्प्रिंटेड है। तो डाउन टू द माइक्रोस्कोपी लेवल ये दोनों चीजें मिलकर डाउन टू द माइक्रोस्कोपी लेवल they provide information about fossil। ठीक है, तो डाउन टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल वो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉसिल के लिए। ठीक है, मैंने बता दिया मोड्स क्या होते हैं, कास्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक चीज होते हैं वो कहते हैं स्यूडो फॉसिल्स। स्यूडो फॉसिल्स क्या होता है, कभी कभी क्या कहता है कि फॉसिल्स नहीं रहते हैं वहां पे, बट फॉसिल्स जैसे दिखने वाले डिफरेंट क्या कहते हैं मिनरल्स हो गए, वुड्स हो गए, तो वो सारी चीजें उस चीज को फिल कर लेती है। वो सारी चीजें कैसे फॉसिल्स के टाइप में बन जाती है कि हमको लगता है कि ये तो फॉसिल है, किसी एनिमल का रिमेनिंग है या फिर किसी प्लांट का रिमेनिंग है। ठीक है, बट वो अल्टीमेटली वो होता कुछ नहीं है, वो ऐसे सराउंडिंग की चीजों से वहां पे क्या कहते हैं फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका होता है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम स्यूडो फॉसिल, मतलब दे लुक लाइक फॉसिल्स बट दे आरंट द फॉसिल्स। ठीक है, तो एक स्यूडो फॉसिल तो मतलब ये काफी टाइम पे हमको कहते हैं जब पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो उसमें काफी टाइम पे ये हमारे सामने पड़ता है। अब स्यूडो फॉसिल्स के अलावा जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे मेन टाइप के फॉसिल्स हो गए। मेन टाइप के फॉसिल्स के अलावा हमारे पास एक फॉसिल आता है जिसे कहते हैं इंडेक्स फॉसिल। देखिए मैं बहुत छोटा बता रहा हूँ, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ डिटेल स्टडी के लिए आपने हमारे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाइए वहां पे चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो इंडेक्स फॉसिल हो गया। इंडेक्स फॉसिल क्या कहता है कि जियोलॉजी के टाइम स्केल क्या कहते हैं टाइम एरा उसके बारे में बताता है। इंडेक्स फॉसिल के बाद हमारा क्या आता है एक हमारा ट्रांजिशनल फॉसिल। ये करता है कि दो टाइप के डिसेंडेंट है। सपोज क्या कहते हैं ये होते हैं एंसेस्ट्रल एंड डिसेंडेंट ग्रुप के बीच में, ये कहते हैं एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट के बीच में क्या कहते हैं सिमिलरिटीज को शो करता है। ठीक है, ट्रांजिशनल फॉसिल। अब ट्रांजिशनल फॉसिल के बाद क्या आता है हमारा एक आता है हमारा वुड टाइप। तो वुड टाइप में क्या होता है जो कहते हैं हमारे वुडन या फिर कहते हैं लकड़ी के टुकड़े बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं उनके फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इनको ये किस टाइप के फॉसिल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जनरली अब जैसे कि हमने क्या कहते हैं 4 टाइप के हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ली फॉसिल। ठीक है, अब उनमें क्या होता है हर फॉसिल का अपना अपना रोल होता है। वो रोल क्या होता है, कभी कोई इंडेक्स फॉसिल का काम करता है, मतलब कि वो एज डिटरमाइन का काम कर रहा होता है। कोई ट्रांजिशनल फॉसिल मतलब कोई एंसेस्टर और डिसेंडेंट ग्रुप के बीच में क्या कहते हैं सिमिलरिटी शो करता है। कोई वुड फॉसिल मतलब कौन सा वुड किस एरा में कौन सी वुड आई, कौन सा क्या कहते हैं प्लांट किस एरा में बना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं केमिकल फॉसिल्स होते हैं। केमिकल फॉसिल कहते हैं कि किस एरा में, अब हमने क्या कहते हैं पता लगाया कि डायनासोर्स था। एग्जाम्पलली बता रहा हूँ कि सब हमको पता है कि ट्राइसिक में जो डायनासोर्स थे। ठीक है, अब कोई एक डायनासोर का रिमेनिंग हमको किसी केमिकल में मिल गया। ठीक है,
अब हमने क्या करना है कि हमको पता है कि ये डायनासोर का है, जो जो रिमेनिंग है, एक है रिमेन है, वो किसका है, डायनासोर का है। बट हमको ये नहीं पता है वो केमिकल किसका है। बट बाय द स्टडी ऑफ दिस रिमेनिंग ऑफ डायनासोर्स हम बता सकते हैं कि ये केमिकल किस एरा का है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, केमिकल स्टडी करते हैं। केमिकल स्टडी ऑफ फॉसिल मतलब इसमें कहते हैं पेट्रोलियम जो हमारे पास है, ऑयल्स वगैरह है, पेट्रोलियम आते हैं ना, उसी में तो वहीं पे तो है फॉसिल्स। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम वगैरह है उन पे करते हैं हम, उनके अंदर जो फॉसिल्स मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो वो होता है केमिकल फॉसिल स्टडी। ठीक है, अब इसमें और भी टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे एक आता है रेजिन टाइप, जो कि रेजिन के अंदर, ठीक है, जैसे कि रेजिन वगैरह के अंदर इंसेक्ट वगैरह वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा रेजिन टाइप होता है। ठीक है, रेजिन टाइप के अलावा क्या होता है, हमारे कुछ रीराइट होते हैं, रीराइट टाइपिंग होते हैं। तो ये हमारे कॉमन, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं वाला, ये होता है रीराइटिंग। रीराइट क्या होता है, सपोज कर लीजिए कोई एक रॉक है, रॉक के अंदर कोई चीज ट्रैप्ड हो गई है। अब क्या होता है, रीराइट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज के वाटर का कोई, इसमें क्या कहते हैं, वाटर सोर्स है, वो कहते हैं वो रॉक को धीरे धीरे कट करे, धीरे धीरे उसको कहते हैं खत्म करिए। अब क्या होता है कि जो फॉसिल है, फॉसिल भी धीरे धीरे उसके साथ साथ थोड़ा सा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमने क्या कहते हैं फॉसिल के इसमें क्या कहते हैं चेंजेस कर दिया, रीराइट हो गया, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं रीराइट टाइप ऑफ फॉसिल। ओके, तो इस टाइप के फॉसिल्स भी हम क्या कहते हैं पढ़ते हैं। अब इनके अगर सिग्निफिकेंस की बात करूं, फॉसिल्स के सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो फॉसिल के सिग्निफिकेंस सबसे पहले कहते हैं, हम कहते हैं टीचर्स हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हमें फॉसिल रिकॉर्ड से तो पता चलता है हिस्ट्री कैसी थी अर्थ की, अर्थ की हिस्ट्री कैसी थी और हिस्ट्री कैसी थी। ठीक है, तो अर्थ की हिस्ट्री पता लग गई, फिर हम क्या कहते हैं कि हम ओरिजिन्स पता लगा सकते हैं, ओरिजिन हिस्ट्री, मतलब कौन चीज कब आई, जैसे कि एम्फीबियंस कब आए, रेप्टाइल्स कब आए, मैमल्स कब आए, ह्यूमंस कब आए, है ना, प्राइमेट्स कब आए, इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट, तो जितने भी चीजें वो कब कब आई है सारी के ओरिजिन हिस्ट्री में आ गई। तो हमको कैसे पता चलती है कौन सी सबसे पहले आई, फिर उनका कहते हैं इवोल्यूशन कब कब हुआ। तो ओरिजिन हिस्ट्री के बाद क्या कहते हैं हम इवोल्यूशनरी स्टडी, कौन सी चीज में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ। फिर क्या कहते हैं हम अडेप्टेशन स्टडी, अडेप्टेशन एंड रेडिएशन स्टडी। देखिए एडेप्टेशन मतलब क्या चीज अडेप्टेड हुई, अडेप्टेशन एंड रेडिएशन आपने कहा था, डार्विन के फिंचेस के अडेप्टेशन रेडिएशन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अडेप्टेशन एंड रेडिएशन स्टडी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या मेजर सिग्निफिकेंसेस है। अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड की बात कर रहे होते हैं, तो फॉसिल रिकॉर्ड से हम ये चीजें करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ पता लगाते हैं, ओरिजिन हिस्ट्री पता लगाते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडी के बारे में इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं, एडेप्टेशन क्या क्या किस किस चीज में क्या हुआ है, और रेडिएशन क्या कहा, मतलब रेडिएशन मतलब क्या है, चेंजेस क्या है, वेरिएशन क्या है, एडेप्टेशन अडेप्ट कर लिया, अब उसके बाद उसमें रेडिएशन मतलब चेंजेस क्या है, समझ गए ना, एडेप्टेशन रेडिएशन। डार्विन के फिंचेस में अडेप्ट हुआ था जो बीक, बट उसके बाद क्या है उन्होंने डिफरेंट रेडिएशन, मतलब उसमें डिफरेंट वेरिएशन आए, रेडिएशन हुए उनमें। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं हम इन सारी चीजों को हम कहते हैं स्टडी करते हैं। जब हम फॉसिल की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि किस एज में, किस एरा में, कब कौन सा काम हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या कहते हैं वो ही नहीं होता, फॉसिल के स्टडी करने का कोई मेथड ही नहीं होता, तो हमको कैसे पता लगता, हमने डायनासोर देखे नहीं तो हमको पता कैसे चला, हम कहते हैं फॉसिल की स्टडी से पता चला कि हाँ इस अर्थ पे कभी एक जमाने में क्या कहते हैं इतने बड़े इतने विशालकाय जीव भी रहते थे जिनको हम डायनासोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं फॉसिल की स्टडी इस लेवल तक हमारी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और अदर देन दिस क्या कहते हैं पेलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पेलेंटोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी। ठीक है, और वही सारा काम ये सब करते हैं। तो मेजर आपको जितना जानना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए मैंने लिखा बहुत कम है, बताया ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है डिस्क्राइब पेलियोजोइक एंड मेसोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेलियोजोइक एरा, सॉरी पेलियोजोइक। देखिए दो एरा होते हैं, सॉरी दो एरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबसे 3 एरा होते हैं। ठीक है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो हमारा भी हमें पूछा क्या है पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा कौन से ईयन में आता है, फेरेंजोइक ईयन में आता है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो पेलियोजोइक एरा में क्या है हमारा, ठीक है, ये कौन सी कितनी ईयर की पहले की बात करें, 541 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं।
ठीक है, 541 मिलियन ईयर पहले ये एरा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब जब एरा आता है तो एरा में क्या होता है, हम पढ़ते क्या है, पीरियड्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पीरियड आया, ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, सिंपल क्या हुआ, किसमें क्या ओरिजिन हुआ, इसका रेंज कैसा था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेलियोजोइक एरा में सबसे पहला जो पीरियड आता है वो कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड। ये सारे के सारे हम पीरियड बताएंगे अब। ठीक है, पहले एरा के बाद हम क्या बताएंगे, यहाँ पे पीरियड बताएंगे। तो सबसे पहला पीरियड क्या था हमारा, कैम्ब्रियन पीरियड था। कैम्ब्रियन पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 541, और ये अराउंड 30 to 35 मिलियन ईयर तक चला। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, जो क्लाइमेट था वो क्या हमारा, वार्म क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट जो क्या था हमारा, वार्म टाइप का था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्लाइमेट जब वार्म था तो उसमें क्या होता है, अब क्या होता है, जो एल्गे बने थे हमारे इससे पहले की ईयन में, जो क्या कहते हैं हमारे फेरेंजियोइक एरा से पहले फेरेंजियोइक ईयन से पहले कौन सा ईयन था, प्रोटेरियोइक ईयन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एल्गे बने थे जो क्या कहते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स बने थे। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम एल्गे में उन एल्गेस का एल्गी डाइवर्सिफिकेशन तक लिखना नहीं आ रहा है हम लोगों को, एल्गे डाइवर्सिफिकेशन, एल्गी डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो एल्गी डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स। तो कैम्ब्रियन पीरियड में ही क्या है, वार्म क्लाइमेट बना, एल्गी का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स बने, और वार्म क्लाइमेट के साथ साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन बिल्डअप हुआ। लाइफ क्यों नहीं थी पहले, ठीक है, लाइफ पहले पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर इनवर्टिब्रेट्स बनने का रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे अब ऑक्सीजन अवेलेबल थी, इसीलिए हम यूरोबिक है। इससे पहले क्या था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था, वो फ्री ऑक्सीजन वो कहते हैं, सिंगल लेवल ऑक्सीजन था, वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको पता है हमको चाहिए होता है O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, उस टाइम पे हमारे क्या कहते हैं फ्री ऑक्सीजन पड़े हुए थे, अब उनका कहते हैं अब बिल्डअप हुआ, एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं ऑक्सीजन बनने लग गए, तब जाके कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स इंट्रोड्यूस हुए, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स इंट्रोड्यूस हुए। इसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड के बाद कहता है हमारा ऑर्डोविशियन। देखिए ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या होता है हमारा कि ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या होता है हमारे, हमने फर्स्ट इनवर्टिब्रेट ला दिए यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, अब क्या है, ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या आया हमारा, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स क्या थे हमारे, जॉलेस फिशेस एंड क्या कहते हैं हमारे एग्नाथा जिसे बोलते हैं एंड। ठीक है, तो ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या है हमारा, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है एंड जॉलस फिशेस एंड एग्नाथा है। ठीक है, ऑर्डोविशियन पीरियड के बाद क्या है हमारा, अभी पीरियड याद रखिएगा, ये चीज हम खाली मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। और क्लाइमेट सेम है, वार्म क्लाइमेट ही है अभी भी। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी देखिए ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट आए तो क्या होता है, इसमें अब हमारे क्या कहते हैं रेस्पिरेशन हो गई ना, तो अब ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कहते हैं चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। ऑर्डोविशियन पीरियड आ गया, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हमने शो कर लिए। ऑर्डोविशियन पीरियड के बाद क्या आता है हमारा, सिलूरियन पीरियड आता है। सिलूरियन पीरियड में क्या है हमारे, देखिए फर्स्ट इनवर्टिब्रेट आ गए, सिलूरियन पीरियड में क्या है हमारे, वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर प्लांट्स आए, यानी कि हमारे टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ हमारे, इंसेक्ट का ओरिजिन हुआ, इंसेक्ट्स ओरिजिन हुआ। तो सिलूरियन पीरियड में क्या हुआ हमारे, वेस्कुलर प्लांट है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, इंसेक्ट का ओरिजिन हुआ। अब इंसेक्ट के ओरिजिन के बाद हमारे कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड पढ़ लिया, सॉरी सिलूरियन पीरियड पढ़ लिया। तो सिलूरियन पीरियड के बाद क्या है हमारा, डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड में क्या है हमारे, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट प्लांट आया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ, याद रखिएगा डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ, फर्स्ट प्लांट बने। ठीक है, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म बने।
ठीक है, और क्लाइमेट हमारा सेम था, वार्म क्लाइमेट था। ठीक है, डिवोनियन पीरियड बने, फर्स्ट क्लाइमेट, फर्स्ट प्लांट बना, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म बना, और इसके साथ साथ क्या हुआ हमारा ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस पे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस पे। अब ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस जब हो गया, अब इसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट, हमने क्या कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ लिया, फिर क्या कहते हैं ऑर्डोविसिन पीरियड पढ़ लिया, फिर क्या हमने सिल्यूरियन पीरियड पढ़ लिया, फिर हमने डिवोनियन पीरियड पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा सब नेक्स्ट पीरियड जो क्या है वो हमारा क्या है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस यानी कि हमारा फिफ्थ पीरियड जो है, पैलियोजोइक एरा का फिफ्थ पीरियड क्या है कार्बोनिफेरस पीरियड है। और कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारा मेजर चेंजेस है वो क्या है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। उसके साथ साथ क्या है हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। देखिए इसमें मेन चीज जो होती है क्या कहते हैं ओरिजिन कब कब हुआ, ये चीजें को हम क्वेश्चन में जब भी पूछा जाता है, जैसे कि हम क्या कहते हैं आप कभी एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होता है मेन चीज जो होती है वो क्या होता है ओरिजिन कब, कौन सी चीज का ओरिजिन कब हुआ। ठीक है, तो कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कब हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ। ठीक है, अब कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद क्या है हमारे पास सिक्स जो आया हमारे पास क्या आया पर्मियन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इस तक क्या है हमारा 252 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से हुआ था 541 मिलियन ईयर से, और ये सिक्स यानी कि जो लास्ट है वो क्या है हमारा पर्मियन पीरियड है, और वो कौन सी ईयर कितने यहाँ से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम 242 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड के बीच में अराउंड 60 मिलियन ईयर की गैप है। ठीक है, तो पर्मियन पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है राइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, जो राउंड में कॉन्टिनेंट्स थे और उन कॉन्टिनेंट वो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स बने। उसके बाद क्या हुआ मैमल लाइक, मैमल नहीं है मैमल लाइक रेप्टाइल्स का राइज हुआ। ठीक है, तो क्या कहता है राइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुआ एंड मैमल लाइक रेप्टाइल्स बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है अब इंसेक्ट का भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। ठीक है, इंसेक्ट का भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, जो ब्राइफाइट से उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ, फिर क्या कहते हैं टेरिडोफाइट से उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अब ये धीरे धीरे डिफरेंट स्पीसीज बनने लगी, इसमें ज्यादा स्पीसीज में क्या कहते हैं ग्रोथ होने लगी। ठीक है, तो पर्मियन पीरियड क्या होता है हमारा एंड ऑफ द पैलियोजोइक एरा होता है। इसमें क्या होता है इस टाइम पे हमारा क्या होता है फोर्थ मास एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ, और इस एज तक इस पीरियड तक जितनी भी चीजें बनी उसका 90% क्या हो गया वैनिश्ड। ठीक है, तो यहां तक आता है पैलियोजोइक एरा यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद क्या है हमारे पास मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा में क्या था हमारा मेसोजोइक एरा क्या कहते हैं हम अराउंड 252 मिलियन ईयर से लेके 66 मिलियन ईयर के बीच का इसका रेंज है। ठीक है, जब हम मेसोजोइक एरा पढ़ रहे होते हैं तो मेसोजोइक एरा में हमारे पास तीन पीरियड है। फर्स्ट पीरियड जो है क्या हमारा ट्रायसिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड में सबसे पहले क्या है हमारे पास डायनासोरस है, डायनासोरस सबसे पहले डायनासोरस आए, जिम्नोस्पर्म पीक, फिर क्या कहते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट। जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट हो गए। तो ट्रायसिक पीरियड में क्या है डायनासोरस आए, जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट है, और इस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो क्लाइमेट कैसा था, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिकल रीजन में जाके आप कोई ग्रीन हाउस का एनवायरमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे मेसोजोइक एरा में पूरा ऐसा ही क्या कहते हैं हमारा एनवायरमेंट था। ठीक है, जो क्या कहते हैं क्लाइमेट था जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वार्म, ज्यादा ही वार्म था वो। ओके, एंड प्रॉपर क्या कहते हैं ऑक्सीजन था,
प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा हाई थी हालांकि, ठीक है। तो ट्राइसिक पीरियड हुआ, ट्राइसिक पीरियड का डायनासोरस का ओरिजिन हुआ, ठीक है, जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट हुए, ठीक है। अब क्या है कि सेकंड हमारे पास सेकंड पीरियड है, क्या हमारे पास जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में क्या आया हमारा, जुरासिक पीरियड में सबसे पहले क्या हुआ, सॉरी मैंने एक चीज छूट गया उधर, यहीं से लिख देते हैं। जिम्नोस्पर्म के साथ साथ क्या है हमारे यहाँ पे डायनासोरस ओरिजिन के साथ साथ क्या है हमारे पास यहाँ पे मैमल का ओरिजिन हुआ, मैमल्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है। मैमल्स का ओरिजिन हुआ, और मैमल्स कौन से थे हमारे, प्रोथीरियंस। प्रोथीरिया पता है ना, एग लेइंग मैमल्स, तो हमारे पास मैमल्स का ओरिजिन हुआ जो कि है हमारे प्रोथीरियंस। ओके, अब गया जुरासिक पीरियड आया। जुरासिक पीरियड में क्या आया हमारे पास, सबसे पहले एज एवियन ओरिजिन, ठीक है। तो अब एवियन मतलब वर्ड्स का ओरिजिन यहाँ पे हुआ। जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, वर्ड्स का ओरिजिन हुआ। अब वर्ड्स का ओरिजिन के साथ साथ क्या हुआ, मैमल्स आए दूसरे वाले, मैमल्स आए दूसरे वाले जो कि क्या थे हमारे मार्सुपियंस थे। जिम्नोस्पर्म का, यहां पे भी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं हमारे, सॉरी जिम्नोस्पर्म बोल रहा हूं मैं, इंसेक्ट का यहां पे क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट मिलने लगे। इसका रीजन ये था कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ, फ्लावरिंग प्लांट डाइवर्सिफिकेशन, फ्लावरिंग प्लांट डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मैमल आए, मार्सुपियंस का ओरिजिन हुआ, और एवियन ओरिजिन हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास चार चीजें हुई जुरासिक पीरियड में। फिर उसके बाद हमारा थर्ड होता है, और जो क्लाइमेट था वो सेम था, वार्म था, ठीक है। वार्म था थोड़ी सी, मतलब ऐसे सपोज कर लीजिए कि प्रेशर कुकर के अंदर का एनवायरमेंट जैसा था, ठीक है, उस टाइप का लगभग वैसा ही एनवायरमेंट था, ग्रीन हाउस के अंदर की बात कर रहे, ठीक, सॉरी। अब क्या है, जुरासिक पीरियड था, मैं फिर क्या है हमारे पास क्रिटेशियस पीरियड। देखिए मैं यहाँ पे जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ताकि मतलब जनरल नॉलेज आपको थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो क्या कहते हैं डायनासोरस थे, ठीक है। तो डायनासोरस क्या थे हमारे पास, तो डायनासोरस वो क्या थे, पीक पे थे, ठीक है। डायनासोरस हमारे अपने पीक पे थे, मतलब ये डोमिनेंट थे उस टाइम पे, उस दौर में ये क्या कहते हैं डायनासोरस बहुत है डोमिनेंट थे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास वर्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। देखिए हर जगह पे डाइवर्सिफिकेशन इसलिए लिख रहा हूं, मतलब क्या है कि अब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स मिलने लग गए आपको। पहले एक वर्ड था, ठीक है, अब वर्ड से, उस वर्ड से क्या बना, उस चिड़िया से क्या बन गए, अलग अलग टाइप के पक्षियां बन गई, अलग अलग टाइप के वर्ड्स आपको कहते हैं एनवायरमेंट में मिलने लग गए। इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। फर्स्ट इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि पहले जितने टाइप के इंसेक्ट थे अब उनसे कहते हैं डाइवर्स, मतलब थोड़े से और ज्यादा उनके कहते हैं स्पीसीज में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो क्रिटेशियस पीरियड में ये हुआ कि डायनासोरस पीक पॉइंट पे थे, वर्ड्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ठीक है। एंड क्या है, इसी टाइम पे डायनासोरस एक्सटिंक्ट भी हुए, और इसका रीजन ये था कि इस टाइम पे हमारा मीटियोर स्ट्राइक, आपने एक सुना है मीटियोर स्ट्राइक हुआ था, मीटियोर स्ट्राइक हुआ था, जिससे क्या है, जैसे कि हमारा मैंने अभी बताया कि थोड़े उसका तो प्रेशर कुकर जैसा एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जो कि डायनासोरस या फिर अदर लिविंग बीइंग के लिए क्या कहते हैं जरूरी था। तो वो सारी चीजें क्या कहते हैं वहां पे हमारा खत्म हो गया, वो एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, और इसको कहते हैं हम, जैसे कि पहली जो कह रहा है कि एंड में फोर्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ था, वैसे मीटियोर स्ट्राइक इसमें क्या कहते हैं मेसोजोइक एरा के एंड में क्या आया, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन तो उधर हुआ था, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो मेटियोर स्ट्राइक में क्या आया, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ।
डायनासोरस पीक पे थे, वर्ड डाइवर्सिफिकेशन हुआ, डायनासोरस एक्सटिंक्ट भी इसी एरिया में हुए। ठीक है, कहते हैं बहुत सारे एवियंस जो थे वो भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म थे वो भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट की स्पीसीज थी वो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे एक्सटिंक्ट हो गए, मैमल्स जो थे मार्सुपियन या फिर पुर्थियंस वो भी इसमें एक साथ में एक्सटिंक्ट हुए, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट ड्यू टू द मीटियोर स्ट्राइक एनवायरनमेंट में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ, तो कहते हैं मास एक्सटिंक्शन हुआ, मतलब बहुत सारे जो क्या कहते हैं डोमिनेंट स्पीसीज थी जो उस एनवायरनमेंट के लिए खुद को ढाल चुकी थी, अडाप्ट कर चुकी थी, वो सारी की सारी चीज क्या होगी, वैनिश होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कहते हैं पेलियोजोइक एरा का जो पेलियोजोइक एरा मेसोजोइक एरा का कहते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए ये शॉर्ट नोट इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि डिटेल स्टडी या फिर डिटेल अगर आपको कहते हैं इसके बारे में जानना है, आपको लेक्चर लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट qtricks.in पे जाइए। 4 अप्रैल 2022 से कहते हैं बैच स्टार्ट हो गया। अगर आपने ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाइए ज्वाइन करिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको यहाँ से किसी भी क्वेश्चन है, किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी हेल्प मिला है आपको, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। अगर क्या कहते हैं आपने कोई कुछ कमी देखी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए हमको कि आपको ये चाहिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्या कहते हैं हमारे डाउट सेक्शन में चले जाइए, qtricks.in के डाउट सेक्शन में चले जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कोई ना कोई वहाँ पे आपको हमेशा से हेल्पलाइन में बैठा रहेगा जो आपको कहते हैं आपके डाउट सॉल्व करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही सॉल्व करूँ तो आप मेरे प्रोफाइल में जाइए, मेरे डाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ जाके मैं अपने क्वेश्चन आस्क करिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का क्या कहते हैं ये वाला लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं अगर आप जूलॉजी के सारे कोर्सेज इस पे अगर 10% का डिस्काउंट चाह रहे हैं तो Purnea 10 का यूज़ कर लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी के साथ चलते हैं, टाटा।